नेहा दुबे। पाकिस्तान पर आतंकियों को शरण देने का आरोप तो लगता ही रहता है, लेकिन अब अमेरिकी संस्था कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी सीआरएस की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन सक्रिय है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय 5 आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत है, जिसमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन शामिल है। वहीं बाकी के 7 विदेशी आतंकी संगठन हैं। सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान में आतंकियों के कई ऑपरेशनल बेस और मिलिटेंट ग्रुप की पहचान की है। दरअसल इनमें से कुछ संगठन 1980 से पाकिस्तान में सक्रिय हैं। क्वाड सम्मेलन के दौरान अमेरिकी कांग्रेस की ओर से रिलीज की गई रिपोर्ट में साफ किया गया है कि सभी आतंकी संगठन पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं। ये 5 तरह के संगठन हैं, जिसमें कुछ पूरी दुनिया को टारगेट करते हैं तो कुछ के निशाने पर अफगानिस्तान है। वहीं 5 आतंकी संगठन भारत और कश्मीर को निशाना बनाते हैं। अन्य 2 पाकिस्तान और शिया समुदाय पर आतंकी हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लश्कर ए तैयबा 1980 में पाकिस्तान में बनाया गया आतंकी संगठन है। 2001 में इसे वैश्विक आतंकी संगठन के रूप में डिजाइन किया गया। 2008 में इसी आतंकी संगठन ने मुंबई में हमला किया। इसके अलावा ये संगठन कई बड़े आतंकी हमले कर चुका है। वहीं जैश ए मोहम्मद की स्थापना 2002 में की गई, जिसका मकसद संस्थापक मसूद अजहर इसका मुख्य था। आपको बता दें कि बताया भी जा रहा है कि बाद में 2001 में इसे विदेशी आतंकी संगठन के रूप में डिजाइन किया गया। भारत की संसद में भी हुए हमले में इसी आतंकी संगठन का हाथ था। हरकत उल जिहाद इस्लामी आपको बता दें कि 1980 में अफगानिस्तान में बना आतंकी संगठन इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना सोवियत सेना से लड़ने के लिए की गई थी, लेकिन 2010 में यह वैश्विक आतंकी संगठन के रूप में पहचाना गया। 1989 के बाद से इस आतंकी संगठन ने भारत में हमले शुरू कर दिए। अफगानिस्तान में तालिबान की लड़ाई के लिए भी यही संगठन आतंकी संगठन जो है लड़ाकों को भेजता था। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो 1989 में इसे कथित तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामिक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन इस संगठन ने कई आतंकी हमले किए। 2017 में ये भी वैश्विक आतंकी संगठन के रूप में पहचाना गया। सीआरएस रिपोर्ट के मुताबिक अन्य आतंकी संगठनों को अलकायदा संचालित करता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था कि राजनीतिक हथियार के तौर पर आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे प्रतिगामी सोच वाले देशों को भी समझ लेना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए और उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है दरअसल जितना बाकियों के लिए है। वहीं भारतीय राजनयिक नेहा दुबे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापने पर पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के बयान देने यानी कि झूठ फैलाने और झूठ बोलने वालों की सामूहिक तौर पर निंदा की जानी चाहिए। ऐसे लोग अपनी मानसिकता के कारण सहानुभूति के पात्र हैं। दुबे ने कहा कि हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है, जबकि ये वे देश है जिसने खुद आग लगाई है और आग बुझाने वाले के रूप में खुद को पेश करता है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। कश्मीर के उरी में पाकिस्तान के खिलाफ आतंक का जिंदा सबूत मिला है। बताया भी जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश करने वाले एक पाकिस्तानी आतंकी को धर दबोचा है। एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी भी मारा गया है। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों को पाकिस्तान की करेंसी मिली है। एक आतंकी जो फरार हुआ है वो पाक खुफिया विभाग का आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ये जो खुलासा हुआ है वाकई बहुत बड़ा खुलासा है। पाकिस्तान पर आतंकियों को शरण देने का आरोप तो हमेशा लगता रहता है, लेकिन अब अमेरिकी संस्था कांग्रेशनल
रिसर्च सर्विस यानी कि CRS की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हो गई है। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक वोरा जी हमारे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट है और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा दीपक वोरा जी आपसे ही है। जो CRS की रिपोर्ट आई है सामने, उसमें जो इस बात की पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऐसे 12 आतंकी संगठनों को पाल रहा है, वहां पर ऐसे 12 आतंकी सक्रिय हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में आतंक को फैलाते हैं या फिर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। सवाल अब इस बात को लेकर है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इस बात को नकारता है और अपने आप को बहुत साफ सुथरा और खुद आतंक से कहीं ना कहीं ग्रसित बताता है कि हम भी जी आतंकी वारदातों से ग्रसित है। लेकिन ऐसे में जब CRS की जो रिपोर्ट है ये किस ओर इशारा करती है, क्या कहती है और इसके क्या मायने हैं सर? आभारी हूँ आपका। जब भी मैं ABN चैनल में आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे सीखता हूँ, आपके बाकी मेहमानों से सीखता हूँ। और जनरल साहब जब भी आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी प्लीज जनरल साहब, आई लिसन टू यू वेरी केयरफुली। ये जो कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है, मेरा इनके साथ बहुत नजदीकी संपर्क रहा है जब मैं वॉशिंगटन में पोस्टेड था। क्या होता है मैम, ये कांग्रेस, US कांग्रेस जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों शामिल हैं, अगर उनका कोई सदस्य कहता है भाई इस विषय पर थोड़ी सी आप जांच पड़ताल करें, तो वो जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसका अपना महत्व होता है क्योंकि फिर वो कांग्रेशनल रिकॉर्ड बन जाता है, हमेशा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में रहता है। आप कह सकते हैं कि ये तो बेकार का है, मैं इसे विश्वास नहीं करता, लेकिन आज से 5, 10, 15, 20 साल के बाद जब किसी को कुछ चाहिए होगा तो यही पुरानी रिपोर्ट फिर वापस आ जाएगी और लोग कहेंगे देखिए उस वक्त भी हमने यही कहा था। थोड़ा सा अगर आप मुझे समझ दें, मैं इतिहास का बहुत जल्दी समझा देता हूँ। 1648 में एक पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी यूरोप में, जिसे कहा जाता है कि आजकल जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है उसकी शुरुआत तब हुई थी। हर स्टेट को सॉवरेंटी दी गई, कहा कि आप दूसरे देशों के साथ समझौता कर सकते हैं और आप अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे किसी दूसरे देश की। अब 500 साल के बाद आज 2021 में कोई भी देश हो, रूस हो, चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, तो आपका रिकॉग्निशन, आपका जो स्थान है इंटरनेशनल सिस्टम में वो किस पे आधारित है? 3 चीजों पे, रेपुटेशन, रिलायबिलिटी और रेलेवेंस। पाकिस्तान ब्रोकन टाइम मशीन में फंसा हुआ है मैम। इस्लाम बना पाकिस्तान, पाकिस्तान बनी मिलिट्री, मिलिट्री बना आतंकवाद, आतंकवाद बना इस्लाम। ये जो डांस है, ये जो नृत्य है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। पाकिस्तान की रेपुटेशन 3 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब, भले ही आप उनसे सहमत ना हो, उन्होंने ट्वीट किया था कि इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, सिर्फ झूठ दिया है, हमने $33 बिलियन उनको दिए, बेकार गए। मानिए ना मानिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था। आप ये भी जानते हैं कि अब 8 साल हो गए, 8 महीने हो गए जो बाइडेन साहब को एक बार भी उन्होंने बातचीत नहीं की पाकिस्तान के लीडर से, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा, जी मैं रोज फोन के पास बैठता हूँ, कभी तो वो फोन करेगा। तो ये तो है उनकी रेपुटेशन। रेलेवेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए सबसे नीचे है पाकिस्तान। एजुकेशनल सिस्टम खत्म हो गया, पब्लिक सर्विसेज नहीं है। कौन परवाह करता है पाकिस्तान की? अमेरिका इज वरीड अबाउट अफगानिस्तान, पाकिस्तान को टॉलरेट करता है। चाइना चिंतित है अफगानिस्तान और भारत से, पाकिस्तान को टॉलरेट करता है। रूस अफगानिस्तान से चिंतित है, पाकिस्तान को टॉलरेट करता है। तो जो रेलेवेंस है पाकिस्तान की, वो है आतंक का सेंटर होने की। वो लेजिटिमेसी चाहता है, सारी दुनिया से कहता है भाई मुझसे मोहब्बत करो, मोहब्बत नहीं करोगे तो मैं आतंक शुरू कर। ये न्यूसेंस वैल्यू है, ये कोअर्शन है। और आज पूरी दुनिया के सामने ये आ चुका है कि पाकिस्तान का अपने में कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, अगर कुछ है तो नेगेटिव है। भारत के बारे में मैं भारत का प्रतिनिधि रह चुका हूं, कई देशों में मैं जाता हूं। भारत के बारे में कहते हैं पीस, भारत के बारे में कहते हैं डेवलपमेंट, भारत के बारे में कहते हैं लीडरशिप, भारत के बारे में गांधी, योगा, बहुत कुछ। पाकिस्तान के बारे में पूछता हूं किसी से, कहीं पर भी, 3 अफ्रीकी देशों में मैं इस समय विशेष सलाहकार हूं, वहां के प्रधानमंत्रियों का, एक चीज मैं पूछता हूं, टेल मी वन थिंग अबाउट पाकिस्तान, बोलते हैं टेररिज्म। अब अगर मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट होता शायद मैं खुदकुशी कर लेता, बट दिस इज द रियलिटी। ये समझ क्यों नहीं पाते, ये बात मुझे खुद समझ नहीं आ रही। लेकिन सर ये टेररिज्म कैसे पला और कैसे वहां पर इतने आतंकी संगठन सक्रिय हो गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज और, सिर्फ एक चीज और मैं कहता हूँ, फिर जनरल साहब बहुत अच्छी टिप्पणी इसके बारे में देंगे कि हर बार जब कहीं पर भी
कोई आतंकी हमला होता है उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन। पाकिस्तान कहता है इस्लामोफोबिया हो गया है, लोग मुसलमानों से नाराज हैं। तो मेरे चाचा नाराज क्यों हैं? सबसे ज्यादा नाराज किसने किया है? अपने गिरबान में झांक के। बिल्कुल, ये झांकने की बहुत ज्यादा जरूरत है दीपक बोरा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। कटोच जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस बात का जिक्र अभी हम लोग कर रहे हैं कि आतंकी संगठन जो है सक्रिय होते जा रहे हैं, और एक रिपोर्ट आई है अमेरिका की जिसमें ये खुलासा हुआ है। लेकिन ये भी खुलासा हुआ है कि 5 आतंकी संगठन भारत और कश्मीर को निशाना बनाते हैं। जितने संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं उनमें से 5 आतंकी संगठन जो हैं वो कश्मीर और भारत को निशाना बनाते हैं। अन्य 2 जो संगठन हैं, अन्य 2 पाकिस्तान और शिया समुदाय पर ही आतंकी हमले करते हैं। लेकिन ये जो 5 आतंकी संगठन है सर, इनसे निपटने के लिए अभी हम लोगों को और किस तरह की मजबूती की जरूरत है? क्योंकि अक्सर हमने बातें सुनते हैं कि कश्मीर में जो आतंकवादी है उन्हें मार गिराया गया है, फिर कुछ घुसपैठ हुई हैं, फिर कुछ घुसपैठ की खबरें निकल के सामने आई है, कभी ड्रोन देखे जाते हैं, कभी इस तरह की अक्सर खबरें आती है सर। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब हम इस तरह की खबरें नहीं सुनते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, जो 5 आतंकी संगठनों का जिसका जिक्र किया गया है, इनसे निपटने के लिए अभी हमें और क्या कुछ आगे कदम उठाने चाहिए? शुक्रिया नेहा जी। जी। इस विषय के ऊपर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक अमेरिका की बात है, उनको तो बहुत सालों से मालूम था। अभी तो खैर सीआरएस रिपोर्ट में उन्होंने लिख दिया, अभी कांग्रेसनल रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन सालों से उनको मालूम था कि पाकिस्तान में इस प्रकार के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं। और भारत को भी इस बात का बहुत सालों से ज्ञान है और भारत इसको निपट भी रहा था। अभी इसको देखिए, भारत ने इतनी फौज उधर लगाई है जम्मू कश्मीर में, और फिर भी संभाला नहीं जा रहा था पहले, क्योंकि वहां पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो उससे कई प्रॉब्लम्स आ जाते थे। अब जाके 2019 में अगस्त के महीने में 5 अगस्त में जब 370 की जो प्रोविजंस है वो हट गई, और उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बना। उसके बाद अगर आप देखोगे जो जिस रास्ते पे अभी जम्मू कश्मीर चल रहा है, वो एक नया रास्ता ले लिया है। तो मैं समझता हूं टेररिज्म के लड़ने के लिए सबसे पहले ये जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया गया है, ये एक बहुत ही जरूरी कदम था, और इस कदम के बगैर वो शांति आ नहीं सकती थी। दूसरी बात, अभी जिस प्रकार से आर्मी और बीएसएफ उधर डिप्लॉयड है, ये ऑपरेशन लगातार चलते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो मामला 30 साल पुराना है, उसको ये कहना कि 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। ये 2 मिनट मैगी नूडल का हिस्सा नहीं है, इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आप 2019 से लेके अब तक की बात को अगर आप ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, तो टेररिस्ट इंडेक्स में टेररिज्म नीचे चला जा रहा है, काफी हद तक नीचे चला गया है। जिस प्रकार से पहले वो प्रोटेस्ट होती थी, वो सब प्रोटेस्ट बंद हो गई। जिस प्रकार से बैंक्स के ऊपर हमला हो रहा था, वो सब समाप्त हो गया है। तो एक तरफ से जो नॉर्मलसी आई है इस समय पर जम्मू कश्मीर में, ये पिछले 30 सालों में नहीं थी। अब आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, पब्लिक सपोर्ट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और भारत के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो टेररिस्ट हैं, जो छुपे हुए अभी तक भी टेररिस्ट हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो भारत को, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो लोकल स्थानीय पब्लिक है, वो दे रही है। अब आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, आगे इस समय पर जो हमारी विदेश नीति है और इंटरनल पॉलिसीज हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। और अगर इसी रास्ते पे चलते जाएंगे तो बहुत ही जल्दी 1 या 2 साल के अंदर, हो सकता है अगले साल तक ही ये पूरा मामला निपट जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी बात यह है पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, क्योंकि जड़ तो वहां पर है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये इस समय पर जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो चल रहा है। और सीज फायर एग्रीमेंट के मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि आपस में हम एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद नहीं फायर करेंगे, और ऑटोमेटिक वेपन्स और राइफल फायर नहीं होगा। मैं समझता हूं इसको और बढ़ा देना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि एक भी अगर उग्रवादी भारत की तरफ आया या ड्रोन्स का मूवमेंट हुआ है एलओसी के पास, तो इसका मतलब है कि सीज फायर वायलेट हो गया है, और भारत को पूरा हक है उसके ऊपर एक्शन लेने का। जब तक हम मजबूती के साथ
पाकिस्तान की सेना को ठोकेंगे नहीं, तब तक वो सुधरेगा नहीं। दूसरी बात, जिस प्रकार से हमने बालाकोट का ऑपरेशन किया है, भारत को एक बार फिर से ऐलान कर देना चाहिए कि लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, जितने भी ये गुट हैं पाकिस्तान में, उनको एयरफोर्स या मिसाइल के साथ हमला करने पे और उनको बर्बाद करने में भारत का पूरा पूरा हक है। ये पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए, जिस प्रकार इजराइल भी अब इसी प्रकार से पब्लिक पॉलिसी करती है और जिस प्रकार अमेरिका भी ये करता है। तो पाकिस्तान को एक बहुत साफ मैसेज जाना चाहिए। अब जो ये रिपोर्ट सामने आई है, सीआरएस की रिपोर्ट सामने आई है, और उससे पहले आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमला हैरिस के साथ मुलाकात उनकी हुई थी, तभी एक आतंकवाद का मुद्दा अमेरिका की तरफ से उठाया गया था। अब इस तरह की सीआरएस की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भी आतंकवाद का जिक्र, वो भी पाकिस्तान को टारगेट, उस वक्त भी पाकिस्तान को टारगेट किया गया था और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि इससे बचना चाहिए, इस तरह के जो आतंक है, आतंकी गतिविधियां हैं या फिर आतंकी संगठन है, उसको पनाह नहीं देनी चाहिए। ये किस और इशारा करते हैं सर कि पाकिस्तान बार बार आतंक का जिक्र करता है, आतंक को टारगेट करता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं जानता है कि पाकिस्तान किस तरह से, और ना सिर्फ आज से सर, ये तो बरसों पुरानी बात है। जब ट्रंप ये कह देते हैं कि हमारे इतने डॉलर खराब हुए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां हो रही है तो उसको पनाह कौन दे रहा है, उसको शय कौन दे रहा है, इस और भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए और अपने हाथ पीछे खींचने चाहिए क्या अमेरिका को? आपने बहुत अहम सवाल पूछा है जिसका आसान सा जवाब नहीं है। अमेरिका में, जैसे आप जानते हैं, जनरल साहब जानते हैं, 3 हिस्से हैं सरकार के। मैं कोर्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा। एक व्हाइट हाउस है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो वहां पर रहता है, वो बदलता रहता है हर 4 साल में, 8 साल से ज्यादा कोई नहीं रहता। दूसरा उनका एग्जीक्यूटिव है जिसे हम कहते हैं कि उनके मंत्रालय जो है, और तीसरा कांग्रेस जो उनका पार्लियामेंट है। सबको मालूम है क्या हो रहा है वहां। इंडिविजुअली लोग हमसे बातचीत करते थे, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हमको बताते थे कि देखिए ये कुछ हो रहा है वहां पर। ये पहली बार है मेरे जहन में उन्होंने रिसर्च सर्विस से कहा है कि पूरी तरह से अनुसंधान करें, हमें बताइए कि ये कहानी क्या है, हमने इतना पैसा क्यों दिया, उन्होंने हमारे साथ धोखा क्यों किया। जब कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस कोई रिपोर्ट बनाता है तो तरह तरह के लोगों से इनपुट्स लेता है। मेरे से भी वो बात करते थे जब वहां पोस्टेड था, मुझसे पूछते थे अफगानिस्तान के बारे में, सोवियत संघ के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, बहुत सी चीजें हमसे जानने की कोशिश करके एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाते हैं। उसका असली महत्व ये है कि अब पहली बार कांग्रेशनल रिकॉर्ड में ये पहुंच जाता है कि पाकिस्तान ने ये किया, और भले ही व्हाइट हाउस के जो रहने वाले हैं वो कहें कि हम इसका ध्यान नहीं रखते, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप है मैम, सेपरेशन ऑफ पावर और म्यूचुअल चेक ऑन पावर व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच में, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर व्हाइट हाउस में जो रहते हैं, जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर कह रहे जाने दीजिए तो बिल्कुल बेकार है, हम परवाह नहीं करते, तो कांग्रेस फिर ऐसा पछाड़ेगा उनको कि उनका बजट फ्रीज कर देगा, ये कर देगा, उनके जो पावर है प्रेसिडेंट के पास टू डिक्लेयर वॉर वो ले जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए इसे बहुत सीरियसली लिया जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है मैम, ये जो रिपोर्ट अब इस समय आई है, अमेरिका को इसके ऊपर एक्शन लेने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा बिटवीन व्हाइट हाउस एंड कांग्रेस। जब आपको कांग्रेस कह रही है कि आपको एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि हर सीआरएस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस होती हैं, उसके कुछ पोर्शंस होते हैं जिन्हें हम रिडैक्टेड पोर्शंस कहते हैं, जो आम जनता के लिए नहीं होते, सिर्फ वो बहुत हाईली क्लासिफाइड होते हैं। और जहां तक मुझे पता लगा है मेरे दोस्तों से, उन्होंने कहा है कि अब हमें जबरदस्त एक्शन लेना पड़ेगा, और उन्होंने एक बात दोहराई है कि अभी तक आप गलत देश में जंग लड़ रहे थे, आपको अफगानिस्तान में जंग नहीं लड़ना चाहिए था, आपको पाकिस्तान में जंग लड़ना चाहिए। मुझे लगता है जो हर तरफ से अब प्रेशर बढ़ रहा है मैम, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को कंप्लीटली आइसोलेट किया जाएगा। अमेरिका भी उनको मदद नहीं करेगा, उनकी बिल्कुल रूस नहीं करेगा, और चीन का तो आप देख रहे हैं क्या हाल है, वहां बिजली नहीं है, लोगों से कहा है कि आधे दिन तक घर में आप बिजली का प्रयोग न करें, बुरी हालत उनकी अपनी हो रही है, वो भी मदद नहीं कर पाएंगे। टुडे पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड है,
बिल्कुल एक्सपोज्ड है। लेकिन फिर भी वो अपनी शहंशाह हरकतों से सबने बाज देख लिया नहीं है। आ रहा है सर। ये मैं कहीं ना कहीं बताता हूँ, दिखाता है कि इसीलिए उरी सेक्टर में अगर बिल्कुल आतंकी गतिविधियां हो रही है या फिर आतंकी मिल रहे हैं, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, उनके पास से पाकिस्तान की करेंसी मिल रही है। सर मैं लौटूंगी दीपक जी आपके पास। कटौश जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सर ये बताइए मुझे कि अगर इस तरह की गतिविधियां लगातार हो रही है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान नकार देता है, ये कितनी बेशर्मी की बात है। देखिए, आपकी बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं। जिस रास्ते पे पाकिस्तान चल रहा है, अगर हम समझेंगे कि इसको हम सुधार सकेंगे, वो होने वाला नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान अपने रास्ते पे चलता रहेगा। भारत का काम यह है कि देखना कि वो ज्यादा नुकसान ना कर सके। और इस समय पर अगर आपने देखा होगा पिछले 2 या 3 सालों में पाकिस्तान के पास वो ताकत नहीं रही है भारत के अंदर उस प्रकार के टेररिस्ट एक्ट करने से, जैसे वो पहले करता था। तो बेसिकली भारत का काम यह है कि एक तो टेररिज्म अपनी तरफ से रोके, दूसरा पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले, जिस प्रकार से अभी हम डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा है। ये सब काम मेरी अपनी सोच से ये बहुत तेजी से चल रहे हैं। अब अमेरिका भी इस लड़ाई में घुस गया है, पहले नहीं था। अब अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो इंडो पैसिफिक में चला गया है, उसके इंटरेस्ट शिफ्ट हो गए हैं। अभी जाके वो पाकिस्तान को जिस प्रकार से पहले सपोर्ट करता था, क्योंकि अफगानिस्तान की सप्लाई लाइंस पाकिस्तान के थ्रू जारी थी, वो बात अब समाप्त हो गई है। तो अब अगर आप देखोगे, सबसे जरूरी बात है पैसों की बात आ जाती है। पाकिस्तान के ऊपर अगर आपने प्रेशर डालना है, पैसों का प्रेशर डालो। इसको एक बार अगर ये ब्लैकलिस्ट हो गया, तब आप देखेंगे ये घुटने पे आ जाएगा देश। और दूसरा, कोशिश करो बलूचिस्तान को आजाद करने की। वो गरीब लोग बिल्कुल, 1947 से कदम आजादी उठाने के लिए की जरूरत तड़प है, रहे लेकिन हैं। अब किस तरह से मुझे लगता है विश्व पटल पर अब कदम उठाने की जरूरत है। सभी को आगे आने की जरूरत है। और अगर आतंकवाद का जिक्र अगर होता है और पाकिस्तान का जिक्र होता है, तो जाहिर तौर पर यह बेशर्मी की बात है पाकिस्तान के लिए कि उसके बावजूद भी वो सुधरने का नाम नहीं लेता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।